90 का दशक भारत के लिए लैंडमार्क दशक माना जाता है, कम से कम आर्थिक तौर पर। आंकड़ों से इतर जानना चाहते हैं तो 70 या 80 के दशक में पैदा हुए लोगों से पूछिएगा। मिडिल क्लास हो या रईस, एक चीज की कमी सबके लिए थी, चॉइस। कार लेनी हो तो सिर्फ 3 मॉडल थे, उनमें से एक तय करना मुश्किल था कि सबसे खराब कौन सा है। लैंडलाइन के लिए 10 साल तक का वेट करना पड़ता था और कंप्यूटर या कैमरा जैसे उपकरणों का तो पूछिए ही मत, 100% ड्यूटी। अमेरिका में 1977 में होम कंप्यूटर्स की शुरुआत हो चुकी थी और 90 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात हुई तो कर्मचारी आंदोलन पर उतर गए थे। 21वीं सदी में जैसे ये डर है कि एआई और रोबोट भविष्य में नौकरी खा जाएंगे, वैसे ही तब डर था कि एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देगा तो बाकी बचे 9 लोगों का क्या होगा। उसी दौर में लिबरलाइजेशन का फायदा उठाकर भारत में 2 कंपनीज ने एंट्री की, कोका कोला और आईबीएम। कोक का कंपटीशन पेप्सी और कैंपा कोला जैसे ब्रांड्स थे, वहीं आईटी सेक्टर में विप्रो जैसी कंपनियां खड़ी थीं, इसीलिए भारतीय बाजार में पैठ बनाने के लिए दोनों कंपनियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी शुरुआत में। हालांकि कहानी कुछ और भी हो सकती थी। कोका कोला और आईबीएम को भारत में बिजनेस का 25 साल लंबा अनुभव था। आजादी के कुछ साल बाद ही दोनों कंपनीज भारत में एंटर हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1978 में दोनों कंपनीज ने भारत से बोरिया बिस्तर बांध लिया। आईबीएम ने ऐसा क्यों किया, ये आगे आपको बताएंगे। कोका कोला के लिए वजह थी उसकी सीक्रेट रेसिपी, वही सीक्रेट रेसिपी जिसको लेकर इंटरनेट पर कहानियां चलती हैं कि कोका कोला ने इसे तहखाने में छुपा के रखा है, जिसके बारे में गिनती भर के लोगों के अलावा और कोई जानता नहीं। क्या है इस सीक्रेट रेसिपी की असलियत और कैसे इसके चलते कोक ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया, कैसे हुई आईबीएम की रुखसती, जानेंगे आज के एपिसोड में। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 16 जून है और आज की तारीख का संबंध है आईबीएम से। शुरुआत से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए हर घर कुकू एफएम नाम से खास ऑफर। 11 से 19 जून के बीच अगर आप कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है घर 50 कोड GHAR50। इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी अपने परिवार के लिए सभी प्रकार की किताबें, जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां हैं, उपन्यास हैं, पुरानी कहानियां हैं, फाइनेंस बुक्स हैं, हेल्थ बुक्स हैं, कुल 4000 से भी ज्यादा बोलती किताबें हैं। याद रखिए घर 50, ये कोड सिर्फ 19 जून तक वैलिड होगा। बाकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देखिएगा। आज के दिन साल 1911 में आईबीएम की स्थापना हुई थी। आने वाले सालों में कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि इसे बिग ब्लू कहा जाने लगा। दरअसल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में चुनिंदा ब्लू स्टॉक थे और उनमें से एक आईबीएम भी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इसका नंबर 8वां होता था। भारत में आईबीएम की एंट्री हुई साल 1952 में। प्रधानमंत्री नेहरू भारत में उन्नत तकनीकों को लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आईबीएम को भारत में व्यापार का न्योता दिया। शुरुआत में कंप्यूटर्स का काम गिना चुना होता था, इसलिए इनका इस्तेमाल आईआईटी, आईआईएम या रिसर्च के कामों के लिए ज्यादा होता था। अगले 2 दशकों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, बढ़िया ही चला। फिर साल 1973 में सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA इस कानून में कुछ संशोधन कर लिए। इनके अनुसार विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए 60% हिस्सेदारी अपने भारतीय हिस्से को देनी थी, एक कंपनी क्रिएट करके, यानी मालिकाना हक भारतीय कंपनी के पास होता। लगभग इसी समय आईबीएम के रेलवे के साथ लेन देन में कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसके चलते संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने आईबीएम पर एक जांच भी बिठाई। PAC के हेड तब होते थे हिरेंद्र नाथ मुखर्जी। उन्होंने पाया कि आईबीएम सरकार को उल्लू बना रही थी। कैसे? उस दौर में भारत में 200 कंप्यूटर से ज्यादा नहीं थे, ऐसा माना जाता है। इनमें से 160 आईबीएम के थे, जिन्हें आईबीएम ने भारत में लीज पर दिया। इसके लिए आईबीएम प्रति महीना 50,000 रुपए किराए का वसूलती थी। सोचिए, तब के जमाने में 50,000 रुपए का एक कंप्यूटर किराए से। इसके अलावा हजारों यूनिट रिकॉर्डर, पंचिंग, वेरिफिकेशन मशीन्स भी थी, ये सब भी लीज पर दी गई थी। चूंकि ये सभी अमेरिका से मंगाकर पुणे के प्लांट में तैयार किए जाते, इसके लिए प्रॉफिट मार्जिन का कहीं कोई हिसाब नहीं था कि कितना कमा ले रहे हैं ये लोग। मतलब अमेरिकन आईबीएम अपने भारतीय हिस्से को मशीन बेचती और इसमें जो मुनाफा होता उसे बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता, जिसकी सरकार को कोई भनक नहीं थी। सरकार का शक तब बढ़ा जब पता चला कि कंपनी अमेरिका से पुराने और बेकार सिस्टम्स को भारत में किराए पर दे रही थी। अमेरिका में जिन मशीनों को जंक बताकर फेंक दिया जाता था, उनसे कंपनी भारत में लाखों कमा रही थी। फिर से बता रहा हूं, लाखों कब के हैं?
तबके का मतलब आज से 50 साल 60 साल पहले की बात हो रही है, तब रुपए की कीमत का अनुमान लगाइए। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार हर ऐसी मशीन पर कंपनी को प्रतिवर्ष 300% से ज्यादा मुनाफा हो रहा था, 3 गुना। डिपार्टमेंट ने उनसे किराए में कमी करने के लिए कहा, लेकिन चूंकि आईबीएम लगभग अकेली प्लेयर थी, मोनोपोली थी ऑलमोस्ट, इसलिए उसने सुना नहीं, कान पर उसके जू नहीं रेंगी। इसकी वजह थी आईबीएम का नाम। आईबीएम की सर्विस भरोसेमंद मानी जाती थी, कोई दिक्कत हो फोन उठाओ और घंटे भर के अंदर आईबीएम का बंदा आपके सामने होता था ट्रबल शूट करने के लिए। आईबीएम की कंप्यूटर का नाम था इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड ICL, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी। आईबीएम को टक्कर देने के लिए ICL ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोलैबोरेशन भी किया, लेकिन आईबीएम की सर्विस के सामने वो कहीं ठहरते नहीं थे। सिंगापुर में आईबीएम के डिपो भी हुआ करते थे, इसलिए कोई पार्ट खराब हो तो वो कहते थे कि हम जल्दी ही मंगा देंगे, इसी रीजन में हमने पार्ट्स रखे हुए हैं। इसीलिए आईबीएम को किसी बात का डर नहीं था। उन्हें मालूम था कि भारत में उनके बिना कंप्यूटर सर्विस देने वाला और कोई नहीं है, कम से कम उस क्वालिटी पे। इस हेकड़ी को तोड़ने का काम किया तब जायंट किलर के नाम से मशहूर हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज सोशलिस्ट नेता थे, ट्रेड यूनियन लीडर होते थे। 1960 के दौरान बंबई में उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर कंप्यूटर के खिलाफ आंदोलन चलाया था। एक बार तो इलेक्शन के दौरान उन्होंने ये तक कह दिया था कि भारत को ब्रा और टूथपेस्ट बनाने के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। जॉर्ज की एंट्री हुई 1977 में। इमरजेंसी के खत्म होने के बाद चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी। जॉर्ज फर्नांडिस सूचना मंत्री बनाए गए। कुछ वक्त बाद उन्हें उद्योग मंत्रालय का कार्यभार भी सौंप दिया गया। कार्यभार संभालते ही जॉर्ज ने सभी विदेशी कंपनीज को नोटिस इशू करने शुरू किए। कंपनीज के लिए 1973 में हुए FERA संशोधन का पालन अनिवार्य बनाया गया। बाकी कंपनीज तैयार हो गई, लेकिन आईबीएम और कोका कोला अड़ गए। क्योंकि सर्विस के लिए आईबीएम का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जॉर्ज के इस कदम से कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले उद्योग और संस्थान थोड़े घबराए। आईबीएम का जाना तय लग रहा था, इसीलिए उन्होंने सरकार से कोई बीच का रास्ता निकालने की सिफारिश की। इसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने आईबीएम और कोका कोला के अधिकारियों को मिलने के लिए बुलाया। हैरानी की बात यह है कि आईबीएम अपने कंप्यूटर वाले बिजनेस की मालकियत अपने भारतीय हिस्से को बेचने को तैयार हो भी गई थी, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और था। दरअसल इंदिरा सरकार ने आईबीएम की कारस्तानियों को देखते हुए विदेशों से सेकेंड हैंड मशीनों के इंपोर्ट की इजाजत दे दी थी। ये मशीनें आईबीएम की नई मशीनों के मुकाबले बेहतर काम कर रही थी। आईबीएम की मशीन में 1 घंटे का काम का खर्चा 800 रुपये आता था, जबकि इंपोर्ट की गई मशीन में काम 250 रुपये में आसपास हो जा रहा था। इस सब के चलते आईबीएम के कंप्यूटर वाले बिजनेस का मुनाफा कम हो गया था और इसीलिए वो इस बिजनेस का 60% हिस्सा अपनी भारतीय कंपनी को देने को तैयार हो गई थी। लेकिन असली पैसा सर्विस में और बाकी छोटे डिवाइसेस के बिजनेस में था और उसे भारतीय कंपनी को बेचने के लिए आईबीएम हरगिज तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ कोका कोला की दिक्कत उसकी सीक्रेट रेसिपी से जुड़ी थी। एक सीक्रेट सॉस था जो फाइनल प्रोडक्ट का केवल 4% था, लेकिन कोक का फेमस स्वाद उसी की वजह से आता था और कोक इसे बिल्कुल छुपा के रखना चाहता था। ट्रेड सीक्रेट। एक सवाल यह भी है कि आज तक यानी 2022 में भी कोक अपनी रेसिपी को इतना छुपाकर क्यों रखता है, जबकि वो चाहे तो इसका पेटेंट भी करा सकता है। अपनी कांच वाली बोतल का आकार कोक ने पेटेंट कराया ही है, कोक अपनी रेसिपी का पेटेंट क्यों नहीं कराता? इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कोक की शुरुआत हुई 1880 में। जॉन पेम्बरटन ने इसकी रेसिपी तैयार की। 1891 में एसा कैलेंडर ने इस फॉर्मूले को खरीदा और कोका कोला कंपनी की शुरुआत की। 1919 में अर्नेस्ट वुडरफ ने कंपनी को खरीदने की पेशकश की। इसके लिए उन्हें बैंक से लोन चाहिए था और बैंक वाले लोन के लिए कुछ गिरवी रखने को कह रहे थे कि कुछ आपको रखना पड़ेगा गिरवी। तब वुडरफ ने बैंक को गिरवी रखने के लिए कोक की रेसिपी की एक कॉपी ही दे दी। 1925 में रेसिपी को गिरवी रखने से छुड़ाने के बाद सालों तक इसे सीक्रेट रखा गया। फिर साल 2011 में कोक ने इसे एक वॉल्ट में रख दिया। सीक्रेट रखने की जहां तक बात है तो कंपनी के अनुसार किसी एक वक्त पर केवल 2 लोगों के पास कोक का पूरा फॉर्मूला होता है। ये दोनों लोग कभी एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, उसी तरह जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी साथ ट्रैवल नहीं करते। इन 2 लोगों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे को उसका उत्तराधिकारी चुनना होता है, जो कंपनी का ही कोई एक व्यक्ति होगा। इसके अलावा इन दोनों की पहचान भी सीक्रेट रखी जाती है। कोका कोला अपनी रेसिपी को पेटेंट क्यों नहीं कराता, ये भी समझ लीजिए। 1893 में रेसिपी का पेटेंट कराया गया था, लेकिन आगे चल के उसमें कुछ बदलाव हुए और पुराने पेटेंट की अवधि हो गई समाप्त। कंपनी नया पेटेंट इसलिए दाखिल नहीं करती क्योंकि इसके लिए कंपनी को अपनी रेसिपी रिव्यू के लिए सबमिट करनी पड़ेगी और पेटेंट मिल भी गया तो पेटेंट नियमों के अनुसार 20 साल बाद रेसिपी पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगी।
इसलिए कंपनी ने पेटेंट कराने के बजाय इसे सीक्रेट रखना बेहतर समझा। हालांकि ये सब बातें ये सीक्रेट रेसिपी को बचाने से ज्यादा कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। अगर ये सीक्रेट रेसिपी किसी के हाथ लग भी जाए तो भी कोक का कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि कोक में इस्तेमाल होने वाली खास कोको लीफ का कंट्रोल भी कंपनी के पास ही है। अब वापस अपनी मेन कहानी पर चलते हैं। कोक ने फेरा कानून से इसलिए बचना चाहती थी क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सीक्रेट रेसिपी बाहर आने का खतरा था। कोक को बनाने के लिए जो सीक्रेट सॉस या कॉन्सेंट्रेट आता था उसे अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, जिसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस लगता था। नए नियमों के अनुसार कोक को 60% हिस्सा भारतीय कंपनी को देना होता और साथ साथ टेक्निकल जानकारी भी साझा करनी पड़ती। इस टेक्निकल जानकारी में कोक की रेसिपी भी शामिल थी, जिसे कोक किसी कीमत पर शेयर नहीं कर सकती थी, नहीं करना चाहती थी। कोक और IBM दोनों कंपनियों ने नए कानूनों का पालन करने के बजाय भारत से निकलने में बेहतरी समझी। IBM के जाने से भारत में विप्रो जैसी कंपनियों को स्पेस मिल गया, लेकिन चूंकि उन्हें केवल भारतीय बाजार में अपनी सर्विस बेचनी थी, इसलिए कम कंपटीशन के चलते ये कंपनियां इतनी तरक्की नहीं कर पाई। ये सब हुआ मतलब तरक्की हुई 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद। कोक के जाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक के नए विकल्प भी बाजार में आए, मसलन कैंपर कोला, थम्स अप, ड्यूक। यहां तक सरकार ने भी अपने कोका या कह लीजिए कोला लॉन्च किया। सरकार का मतलब यहां सरकारी कंपनी से है। मॉडर्न फूड नाम की कंपनी ने 7777 नाम से कोला लॉन्च किया, जिसे सरकारी कोला भी कहा जाता था। लेकिन 77 मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कंपनी को साल दर साल घाटा होता गया और धीरे धीरे 77 बिकना बंद हो गया। 1993 में कोक ने भारत में री एंट्री की और उसके बाद जैसा कि कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको बार बार हमने एक सीक्रेट सॉस के बारे में बताया। एक्चुअली कोक करती ये है कि कोक जो कंपनी है, जो ओरिजिनल कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेट बनाती है जिसको सीक्रेट सॉस कहा गया। कोक की जितनी सब्सिडरीज आपको दुनिया में दिखती हैं वो सिर्फ उसे डाइल्यूट करके पैकेज करके बेचने का काम करती हैं। तो जो असली कोक है वो सिर्फ एक कंपनी में बनता है, US में बनता है और वहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। तारीख के एपिसोड में आज वाले इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।